अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा बिन असलम और मैं एलिगेंस डेंटल क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेंटल इश्यूज़ के हवाले से, जिसमें सबसे पहले तो जो इशू है वो ये कि जो दांत पीले नज़र आते हैं या येलो डिपॉजिट्स दांतों के ऊपर होते हैं, उस हवाले से हम ये देखेंगे कि प्लैक और टार्टर में क्या फ़र्क है और ये क्यों डिपॉजिट्स होते हैं। फिर हम लोग साथ में ये देखेंगे कि जो गम्स ब्लीडिंग जिसको कहा जाता है या मसूड़ों में जो खून आने की जो शिकायत होती है वो क्यों होती है। सेकेंडली फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो क्या है इसका, और मार्केट्स के अंदर जो डिफरेंट किस्म के माउथ वॉशेस और जो टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, कुछ ईस्टर्न मेडिसिन जिसको हकीमी नुस्खे कहा जाता है वो अवेलेबल हैं, कुछ घरेलू टोटके अवेलेबल हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं इस हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से। इसके साथ हम लोग जो मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसको भी क्लियर करेंगे, और फाइनली फिर हम लोग देखेंगे कि वंस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ट्रीटमेंट के बाद, तो फिर आप इससे कैसे आगे जा कर के बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि प्लैक और टार्टर क्या होता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है और ये दांतों के लिए क्यों नुकसानदेह हैं। प्लैक के हवाले से मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन अगर इसको की जाए तो उसको ये कहा जाएगा कि एक बिल्कुल से सॉफ्ट सी लेयर होती है, थिन लेयर होती है और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ये इजीली ब्रश से रिमूव हो सकती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर ये लेयर दांतों की सरफेस के ऊपर जमी रहे फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड, डेज़ या वीक्स के अंदर, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हुई हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। मिनरल्स फूड से भी आ सकते हैं, मिनरल्स जो सलाइवा या थूक के अंदर जो मिनरल्स मौजूद होते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, वहाँ से भी ये एब्जॉर्ब कर लेती है। आहिस्ता आहिस्ता मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ये हार्ड हो जाती है, और एक दफ़ा ये हार्ड हो जाए इसको टार्टर कहा जाता है, हम अपनी लैंग्वेज में इसको कैलकुलस कहते हैं। और एक दफ़ा ये हार्ड हो जाए उसके बाद फिर ये ब्रश से रिमूव नहीं हो सकती। अच्छा, इसके ऊपर क्योंकि मुस्तकिल बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और ये मसूड़ों को जो गम्स होते हैं उनको ये इन्फ्लेम्ड या इन्फ्लेम करती रहती है, ये उनके अंदर सूजन पैदा करती रहती है। अब सवाल ये है कि टार्टर अगर किसी के डिपॉजिट्स हुआ हुआ है तो वो नुकसानदेह किस तरह से है। सबसे पहले तो ये कि टार्टर बुरा लगता है, बुरा नज़र आता है, और वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर गम्स या मसूड़े जो हैं उनको कमज़ोर करता रहता है। उसके ऊपर एक बड़ी थिन सी लेयर बैक्टीरिया की मौजूद होती है, जो जर्म्स की मौजूद होती है, और वो मुस्तकिल बेसिस के ऊपर गम्स को वीक करते रहते हैं। गम्स के अंदर सूजन आ जाती है, और ये सूजन ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग की शक्ल में पेशेंट को फ़ील होती है। तो पेशेंट की जो 2-3 कंप्लेनें हो सकती हैं, उसमें ये कि आपका दांत बुरे लग रहे हैं या गंदे लग रहे हैं। दूसरा ये कि येलो डिपॉजिट्स उसके ऊपर मौजूद हैं। तीसरा ये कि उसमें से खून आते हैं मसूड़ों से, ऑन एंड ऑफ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को नहीं आ रहा तो उसके ये डिपॉजिट्स नहीं हैं। मसूड़े सूजे हुए ज़रूर होंगे, लेकिन ये कि उस लेवल के ऊपर नहीं सूजे हुए होंगे जिस लेवल पे वो ब्लीडिंग होती है। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात उसमें स्मेल, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, उसमें से स्मेल की भी चांसेस हैं कि उसमें से मसूड़ों से स्मेल आनी शुरू हो जाए। इसको डायग्नोज करने का सबसे इजी तरीका ये है कि ये सबसे ज़्यादा जो जमता है वो दांतों की जो अंदर की लेयर होती है, ज़बान वाली साइड, नीचे के दांत और उनके ज़बान वाली साइड, इस पे देख लिया जाए। इस पे अगर येलो डिपॉजिट्स मौजूद हैं, इसका मतलब टार्टर मौजूद है, और यही वो जगह आपका दांत है। स्पेशली नीचे के जो दांत सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और सबसे पहले जो है मसूड़े कमज़ोर होकर के दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं आगे जा कर के। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, आपको प्रॉब्लम पता चल गई कि टार्टर की डिपॉजिशन और उसके ऊपर जो बैक्टीरिया मौजूद है उसकी वजह से गम्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है, और वो क्योंकि कलर्स भी बाज़ औक़ात एब्जॉर्ब करते हैं फूड कलर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाके येलो कलर के हो जाते हैं। बाज़ लोग जो सिगरेट पीते हैं या दूसरे जो हैवी
कॉफ़ी पीने वाले हैं उनके यही टार्टर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का या डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो लेकिन होता ये बेसिकली टार्टर ही है। इसका बिल्कुल सिंपल सा इलाज मौजूद है। किसी भी रिप्यूटेबल डेंटिस्ट के पास जाएं और एक प्रोसीजर होता है जिसको स्कैलिंग प्रोसीजर कहते हैं, जिसको क्लीनिंग कहा जाता है। इनके पास कुछ मशीन्स वगैरह होती हैं, कुछ मोटराइज मशीन्स होती हैं, उसके थ्रू ये जो टार्टर जो हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं इसको निकाल देते हैं। ये एक दफ़ा ये टार्टर डिपॉजिट्स निकल जाता है, जो मसूड़े हैं मौजूद वो ख़ुद अपने नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं, दांत अपने ओरिजिनल कलर को रिस्टोर कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ़ माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं, टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, या इवन इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे कुछ घरेलू टोटके हैं जो कि कुछ हद तक यस इफ़ेक्टिव हैं। इनका काम बेसिकली ये होता है कि जो बैक्टीरिया की जो ज़्यादा बैक्टीरिया मुंह के अंदर जमा हो गए हैं टार्टर के ऊपर, उनकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा ये कि जो इन्फ्लेमेशन जो गम्स के अंदर सूजन है मौजूद, उनको ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरी तौर पे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। यहाँ तक तो ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ये सब आर्जी होता है। जब तक इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, जब तक ये काम कर रहा है, जैसे ही इस्तेमाल इसका छोड़ देंगे उसके बाद फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि टार्टर डिपॉजिट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनको तो नहीं हटाया गया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मालूम करते हैं वो ये कि आया कि स्कैलिंग करवानी नुकसानदेह है, इससे कमज़ोर हो जाते हैं दांत? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, बाज़ औक़ात बाज़ केसेस के अंदर जब इंतहाई बड़ा डिपॉजिट्स मौजूद होते हैं टार्टर के, तो उस वक़्त जब वो क्लीन होते हैं तो कुछ स्पेस फ़ील होती है दांतों के दरमियान, कुछ खला महसूस होती है, कुछ दांत बाज़ लोगों को हिलते हुए महसूस होते हैं, कमज़ोर थोड़े से महसूस होते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक बड़ी टेम्परेरी होती हैं, आर्जी तौर पे होती हैं। ये विद इन डेज़ ये इम्प्रूव हो जाती हैं। और बाज़ लोगों को कुछ सेंसिटिविटी फ़ील होती है, कुछ हसासियत महसूस होती है ठंडा गर्म लगने का, ये भी कुछ अरसे कुछ टाइम बाद विद इन डेज़ ये भी इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दफ़ा स्कैलिंग करवा ली, क्लीन करवा लिया, उसके बाद क्या हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, हर साल जा कर के इसको क्लीन करवाना ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए किसी भी पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी क्लीनिंग प्रॉपर है, क्योंकि ये पेशेंट की ज़िम्मेदारी है, एक दफ़ा डेंटिस्ट ने क्लीन कर लिया उसको, उसके बाद फिर पेशेंट की ज़िम्मेदारी है कि जब ये डेली ब्रशिंग करके मॉर्निंग में और रात में, एक दफ़ा सुबह में एक दफ़ा रात में ब्रश करके उस प्लैक को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रिमूव करता रहे। एक दफ़ा ये रिमूव करना इसने छोड़ दिया किसी भी दांतों की सरफेस के ऊपर, चाहे वो अंदर की सरफेस हो, चाहे वो ऊपर की सरफेस हो, किसी भी सरफेस से इसने छोड़ दिया या किसी भी वजह से छोड़ दिया। बाज़ लोग ट्रैवलिंग के ऊपर चले जाते हैं, बाज़ लोग बीमार हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर उसको क्लीन करना प्रॉपर्ली मुश्किल होता है, नॉजिएटिंग फीलिंग होती है, इस वजह से वजह कोई भी हो। तो अगर ये प्लैक रिमूव नहीं हुआ फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड, तो फिर ये टार्टर में चेंज हो जाएगा। और एक दफ़ा टार्टर में चेंज हो गया, फिर अगेन वही प्रॉब्लम और इसका फिर वही हल। ओके, इसमें एक चीज़ जहन में रखिए कि स्कैलिंग के अंदर या दांतों की सफाई जिसको कहा जाता है, और ब्लीचिंग के अंदर जो टीथ वाइटनिंग होती है उसके अंदर क्या फ़र्क है। स्कैलिंग देखिए आपका अपना जो दांतों का ओरिजिनल कलर होता है, दैट इज़ नॉट वाइट, वो कलर रिस्टोर होता है, उसको आप पर्ल वाइट कह लीजिए, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वाइट नहीं होता है, उसका कलर वाइट का होता है, पर्ल वाइट होता है, वाइटिश होता है, येलोइश स्लाइटली। जो ब्लीचिंग होती है, टीथ ब्लीचिंग जिसको कह लीजिए या टीथ वाइटनिंग कह लीजिए, वो दांतों का कलर या शेड वो चेंज कर देती है, वो वाइटिश की तरफ चला जाता है। वो स्कैलिंग जो है वो बेसिकली टार्टर के डिपॉजिट्स को रिमूव करने के लिए होती है, स्टेन्स रिमूव करने के लिए होती है, और दांतों के जो ओरिजिनल कलर है उसको रेस्टोर करती है। और जो वाइटनिंग है वो टीथ का जो शेड है उसको चेंज करती है वो। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट लास्ट के अंदर ये है कि आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं तो इस बात की ज़रूर इत्मीनान कर लीजिए कि आपका जो डेंटल्स वहाँ पर सेटअप मौजूद है, वहाँ पर
एक प्रोसीजर होता है, उसको स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर कहा जाता है। ये इन्फेक्शन कंट्रोल उसको समझ लीजिए। जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएँ, जो मशीन्स मौजूद वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड हों, इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक बंदे से दूसरे बंदे तक इन्फेक्शन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप किसी भी रिप्यूटेबल और रिलायबल डेंटिस्ट के पास जाएं जिसके पास पूरा सेटअप मौजूद हो, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने का, स्टेरिलाइज करने का और इन्फेक्शन कंट्रोल का पूरा उसको मालूम हो। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत।